नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति मोइजू ने की अगवानी। आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत, कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमान, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4078 दिन पूरे करने वाले पंडित नेहरू के बाद बने दूसरे पीएम। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार, विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, उच्च सदन की कार्यवाही भी स्थगित। डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को दी बधाई। और राजस्थान की झालावाड़ में दर्दनाक हादसा, स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चों की मृत्यु की खबर, करीब 20 बच्चे घायल। शुरुआत करेंगे खबरों को देखते हैं विस्तार से। ब्रिटेन की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं और होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया। तो प्रधानमंत्री मालदीव पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत हुआ वहां पर। वहां मौजूद भारतवंशियों में गजब का उत्साह और खुशी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और भारतीय लोक नृत्य का भी खास तौर पर वहां पर प्रस्तुति हुई। नन्हे कलाकारों ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत की भारतीय लोक नृत्य की अद्भुत छटा। और इससे पहले राजधानी माले में पीएम जब एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनकी अगवानी के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू मौजूद थे। यहां पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर पीएम का ये 2 दिवसीय राजकीय दौरा है। ये मालदीव की पीएम की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और मोइजू के आज मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा होगी। इसके बाद कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके बाद कल मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बाल सुब्रमण्यम से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। बातचीत में जी बाला सुब्रमण्यम ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों पर प्रकाश डाला। अहम और क्या विशेष होगा इस दौरे में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत के उच्चायुक्त जो मालदीव्स में हैं, जी बाला सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं। आइए उनसे और चर्चा करते हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू शमा जी। एक भीष्म क्यूब भी दिया जाने वाला है भारत की ओर से मालदीव्स को, उसके बारे में थोड़ा बताएं। भारत जो है मालदीव्स के साथ बहुत ही करीब संबंध, जैसे मैं बोला था, वो डेवलपमेंट पार्टनरशिप हो, वेदर इट इज, और दूसरा अर्थव्यवस्था में भी हम उनके साथ रहे हैं। पहले भी जब भी कोई संकट आया है मालदीव्स के लिए, उसके लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है, उनका दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्षमता रखा है। भीष्म क्यूब आपने बहुत सही बोला था। ये एक ट्रॉमा का इमरजेंसी डिप्लॉयबल ट्रॉमा सेंटर्स हैं। 300 लोगों को अगर कहीं आपातकालीन जगह में आपातकालीन दौरान 300 लोगों को
ट्रीटमेंट देने के लिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और उसको ले जाने के लिए एक वाटर ड्रोन भी हम दे रहे हैं। एंड इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी हमारा साथियों इंडिया से आ रखे हैं और लोगों को इधर ट्रेनिंग दिला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि डेवलपमेंटल असिस्टेंस, हेल्थ असिस्टेंस, ट्रेड असिस्टेंस, सभी चीज में हम एक दूसरे के साथ हैं। एक बात ये है सर कि हाल ही के दौरान में, यानी कुछ महीनों पहले की बात है, जहां पर भारतीय जो टूरिस्ट थे वो यहां पर मालदीव्स में आना उन्होंने कम कर दिया था। इस प्रभाव को किस तरीके से आप देखते हैं, और साथ ही जो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट को बहाल करने की जो एक तरीके हैं, कदम हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, और कितना एक तरीके से सुधार आया हुआ है यहाँ? पिछले साल ही 140,000 भारतीय टूरिस्ट्स इन मालदीव्स पहुंचे थे, और इस साल अभी तक तो जून महीना तक तो 60,000 के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 मिलियंथ टूरिस्ट इंडियन थी, उन्होंने अपना हनीमून के लिए आए थे। 1 मिलियंथ टूरिस्ट थे। तो इंडियन टूरिस्ट तो लगातार आ ही रहे हैं। इनका MMPRC बोलते हैं, जिनका टूरिज्म पर्यटक कंपनी है इनका, गवर्नमेंट का। उस कंपनी ने भारत में कैटरीना कैफ को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विजिट मालदीव्स के लिए। बहुत सारा रोड शोज किए हैं इंडिया में, एंड इंडियन टूरिस्ट कंटिन्यूअसली इधर आ ही रहे हैं। हिंद महासागर की जब हम बात कर लें तो इसमें जो बदलते जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, बातें हैं, उन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही इस भारत और मालदीव के रिश्तों में ये अगर हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस की बात करें तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? हमारा संबंध आपस में बहुत ही अच्छा है, और ट्रेनिंग के दौरान, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान, हाईटेक के अंदर हमने 300 लोगों को इनका मिलिट्री साइड से 300 लोगों को हम इंडिया में ट्रेन करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव्स और इंडिया दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। IFC IOR बोल के हमारे पास एक इंडियन फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में, उसमें मालदीव्स का मिलिट्री ऑफिसर वो भी प्रेजेंट है वहाँ। वो उनका वाइट शिपिंग इश्यूज के बारे में भी वो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। इस दोनों देश ने ये तय किया है कि हम साथ हैं, ये इंडियन ओशन हमारा है और इसको हमको संभालना है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे भारत के उच्चायुक्त मालदीव्स में। इन्होंने कई सारे टॉपिक्स पे हमारे साथ चर्चा की, और जाहिर सी बात है 60 साल दोनों देशों के संबंध को हुआ है, और एक नया आयाम यहाँ पर लिखने हम जा रहे हैं। मालदीव का पर्यटन उद्योग सी प्लेन पर फलता फूलता है और भारतीय इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर DD न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो आपके लिए लेकर आए हैं विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त माले में हूँ और मेरे ठीक पीछे है ये सी प्लेन। ये है ट्रांस मालदीवियन एयरवेज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सी प्लेन कंपनी है, जिसके पास अपने 65 जहाज़ हैं। सी प्लेन का मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे भी बढ़कर जो भारतीय यहाँ पर हैं वो इस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, यानी कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हवा में उड़ते माले का विहंगम दृश्य और हिंद महासागर के बदलते रंग देखना, यह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। क्रिस्टल जैसी साफ कोरल की चट्टानें नीचे एक जीवंत दुनिया की झलक देती हैं। भारत की मौजूदगी मालदीव के आर्थिक विकास में सर्वत्र दिखती है, जिसकी एक झलक यहां आसमान से भी साफ दिखाई पड़ती है। यह है भारत द्वारा बनाया जा रहा मालदीव का सबसे लंबा पुल, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई को प्रदर्शित कर रहा है। सी प्लेन की उड़ान में हम ठीक उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हम आपको दिखा सकते हैं गर्व के साथ वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। 6.7 किलोमीटर लंबा यह पुल यकीनन भारत और मालदीव की दोस्ती में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि ये है मालदीव का सबसे लंबा पुल। 2021 सितंबर में शुरू हुआ यह पुल बनकर खत्म होगा अगले साल सितंबर में, यानी कि 2026 में। सी प्लेन संचालन में भारतीय पेशेवर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो पायलट हो या टॉप मैनेजमेंट।
इंडियंस का काफ़ी अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमारी कंपनी में भी काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे इंडियन काम कर रहे हैं और बाकी दूसरी ऑपरेशंस की पोजीशंस पे भी हमारे यहाँ काफ़ी इंडियंस हैं। इस द्वीपीय देश में सी प्लेन परिवहन का सबसे पसंदीदा माध्यम है और इसकी हर उड़ान एक नया रोमांच पैदा करती है। मालदीव के टूरिज्म में सी प्लेन इंडस्ट्री का अहम योगदान है। ये कन्वीनियंट है, वक्त बचाता है और साथ ही आपको एडवेंचर भी देता है। तो अगर आप मालदीव में हैं तो आप सी प्लेन का ज़रूर मज़ा लेंगे और इसके साथ ही ये बात भी जानकर आपको खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में भारतीय अहम योगदान निभा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे और शिवा के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। और कुछ और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूके के साथ FTA समझौते को लेकर खुशी जाहिर करते हुए इसे चाय उद्योग और निर्यातकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता वैश्विक कृषि व्यापार में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के कुल चाय निर्यात में ब्रिटेन का योगदान लगभग 5.6% है। FTA की बदौलत इस आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होने के आसार हैं, जिसका सबसे अधिक लाभ असम को होगा। तो असम के CM ने यूके के साथ FTA की यहां पर सराहना की है। और संसद में चल रहे मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी दोनों सदन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष की ओर से नाराबाजी होने लगी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा कि पिछले कई दिन से विपक्ष लगातार शोर कर रहा है। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर पक्ष और विपक्ष आपस में बात करें। स्पीकर ने कहा कि सदन में विपक्ष को असहमति जताने का हक है, लेकिन संसदीय परंपरा के तहत बहरहाल लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही में भी बाधा उत्पन्न हुई है। तो लोकसभा में कामकाज 2 बजे तक स्थगित है। लगातार मॉनसून सत्र में विपक्ष का जो हंगामा है वो लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने G20 विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी मंत्री थानी मोहम्मद सोएलिही से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने 4P यानी कि पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप और AI पर चर्चा की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार और डिजास्टर रेजिलियंस पर भी चर्चा हुई। और राजस्थान के झालावाड़ में पिपलादी गांव के सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। इस स्कूल हादसे में अभी तक 5 बच्चों की मृत्यु की खबर है। हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हुए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि घायलों का उपचार अकलेरा, मनोहर थाना और गंभीर घायलों का इलाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पे झालावाड़ में, जिसके स्कूल में यह हादसा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालावाड़ में स्कूल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। PMO के सोशल मीडिया हैंडल पर PM मोदी ने लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ स्थित एक स्कूल में हुआ दर्दनाक हादसा बेहद दुखित। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित छात्रों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।
भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबर मणिपुर से। मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदर्भ में संसद में एक प्रस्तावना स्वीकार किए जाने की जानकारी दी है। दरअसल मणिपुर में इस साल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसकी मियाद आगामी 13 अगस्त तक थी। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब 13 अगस्त से अगले 6 महीने तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। वायुसेना प्रमुख ने शौर्य भारत कार ड्राइव को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार रैली में कुल 40 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कार रैली में शामिल गाड़ियों में से 30 इलेक्ट्रिक हैं, वहीं 10 हाइब्रिड हैं। ये रैली दिल्ली से अंबाला होते हुए आदमपुर जाएंगी और फिर उसी रास्ते वापस आएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तीनों एयरफोर्स स्टेशन प्रमुख बेस थे। रैली के मार्ग में आने वाले यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य से परिचित कराया जाएगा। इस रैली में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। This car rally will happen over a distance of 800 kilometers. It's a round trip rally. During this car rally, we'll be touching 3 major stops. One is initially once we start from Delhi, we will go to Ambala and Adampur, and as you know, these are the main bases which were active during Op Sindoor. En route, we will also go to various universities to motivate the children in these universities and inform them and educate them about the role of armed forces. Keeping with the UN Sustainable Development Goals 2030 and the Government of India push, this car rally is being done using electric vehicles and hybrid vehicles. There are about 40 hybrid vehicles or electric vehicles going along. About 112 participants who are there will be participating in the rally. उत्तराखंड के 12 जिलों के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार कुल 68% मतदाताओं ने वोटिंग की, जिसमें 63% पुरुष और 73% महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 6049 पदों के लिए 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा और 31 जुलाई को इसका परिणाम आएगा। अयोध्या स्थित दशरथ समाधि स्थल पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बदलाव किया जा रहा है। इस कड़ी में दशरथ समाधि स्थल को जोड़ने वाला बंटा रोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 मूर्तियां और स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न हस्त मुद्राएं और हथियार धारण करने की विधियां हैं, जिनका वर्णन हमारी संस्कृति में किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार ने बताया कि सौंदर्यीकरण के जरिए विभिन्न पौराणिक ज्ञान को प्रदर्शित करने का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या से दशरथ समाधि स्थल को जोड़ने वाली जो हमारी बंटा रोड है, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 30 स्टैचू और पिलर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न हस्त मुद्राएं हैं और शस्त्र पकड़ने के जो तरीके हैं जो हमारे संस्कृति में वर्णित किए गए हैं, उनका डिस्प्ले किया जा रहा है। इससे आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आनंद की अनुभूति भी होगी और ज्ञान का उनकी भी बढ़ेगी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बता दें कि यमुना नदी का पानी अगर खतरे के निशान को पार करता है तो मजनू का टीला, यमुना विहार, हाथी घाट, सोनिया विहार, यमुना खादर जैसे निचले इलाकों में पानी भर सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आई विनाशकारी बाढ़ में एक बच्चा फंस गया। उसे बचाने के लिए भारतीय सेना ने एक जोखिम भरा और साहसिक निकासी अभियान चलाया।
जिसमें भारतीय सेना के कर्नल शौर्य सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सिंह ने असाधारण उड़ान कौशल और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए खराब मौसम का सामना किया और खतरों से भरे स्थान पर मिशन को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर को उफनते पानी से बामुश्किल 1 फुट ऊपर उड़ाया, जिससे फंसे हुए बच्चे को सफलतापूर्वक बचाया जा सका। देखें भारतीय सेना का ये साहसिक कार्य। ये वीडियो भारतीय सेना की निस्वार्थ सेवा और नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के आदर्शों का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो सेना ने अपने अदम्य शौर्य का साहस का परिणाम देते हुए एक बच्चे की जान बचाई। और मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके बाद कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को एमपी के राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में जमकर बारिश हुई। अशोकनगर के मुंगावली में 4 घंटे मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। कई घरों में 4 फीट तक पानी भर गया। वहीं गलियों में भी पानी का तेज बहाव देखा गया। इससे पहले गुरुवार को अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे। इस बीच मौसम विभाग ने भोपाल समेत 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जबलपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उदयपुर के कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि ये फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ न होकर अपराध के खिलाफ है। सरकार की ओर से नियुक्त कमेटी ने फिल्म में 6 बदलाव का आदेश दिया। फिल्म निर्माता की ओर से बताया गया है कि उसने कमेटी के आदेश का पालन किया है, लेकिन कन्हैया लाल हत्या के दोषी जावेद और जमीयत उलेमा ए हिंद इसे नाकाफी बताते हुए फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटाने की मांग की है। आयकर दाखिल करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल शुरू होने के बाद 4 साल के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 36% का इजाफा हुआ है। ये संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में 6.72 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024 और 25 में बढ़कर 9.19 करोड़ पर पहुंच गई है। आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 में कर बोझ कम करने के लिए कई राहत उपायों की शुरुआत की गई है। नए कर शासन आदेश के तहत 12 लाख रुपए तक की आय अब तक कर मुक्त है। इसके साथ ही 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपए तक की आय वाले वेतनभोगियों की कर देयता 0 है। कोयला उत्खनन के बाद बेकार समझा जाने वाला ओपन माइनिंग एरिया अब झारखंड में मछली पालन का भी बड़ा जरिया बन रहा है। रामगढ़ के कुज्जू खनन क्षेत्र में ऐसे ओपन कास्ट खदानों में मत्स्य पालन से नीली क्रांति को नया आयाम मिल रहा है, जो युवाओं के लिए रोजगार और आय का माध्यम भी बना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से झारखंड में बदलाव। झारखंड मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता की ओर। कोयला निकालने के बाद खादानों में हो रहा है मत्स्य पालन। काले हीरे की खादानें नीली क्रांति का बन रही हैं पर्याय। झारखंड में खुली कोयला खादानें आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। काला हीरा रूपी कोयले के उत्खनन के बाद अब यह खाने नीली क्रांति का पर्याय बन रही है। झारखंड में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अब खदानें भी मददगार साबित हो रही हैं। जिन ओपन कास्ट खदानों को कोयला निकालने के बाद छोड़ दिया जाता था, वो मछलियों के खजाने के रूप में देखी जा रही हैं। यह तस्वीर है रामगढ़ जिले के कुज्जू खनन क्षेत्र में स्थित आरा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट की, जहां कोयला निकालने के बाद बनी इस जलाशय से अब मछलियां निकल रही है। मत्स्य पालन के परवान चढ़ने से क्षेत्र में पलायन पर अंकुश लगा है और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनकी आय भी बढ़ी है। मान लीजिए 100 रुपया 95 रुपया इस टाइप से करके बेच देते हैं, तो उससे हमारा अच्छा खासा मतलब कमानी हो जाता है, जिससे हम बाहर जाके कमाना ना पड़े हम लोग को। मतलब अभी जमीन वगैरह माइनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं हम ही लोग गाँव घर का ही जमीन था। 2 मतलब खांदा होता है, उसमें हम लोग मछली पालन का शुरुआत किए और
उसमें देखिए बेनिफिट है कुछ। दरअसल कोल प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण के बाद वहां के विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन अब विस्थापित परिवार के युवाओं को यहां मछली पालन से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें आजीविका का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। जितने भी बाहर के लोग प्रदेश में जाते थे कमाने के लिए, आज उस चीज़ को छोड़ के आज ये मछली से जुड़ रहे हैं। और हमको लगता है कि आए दिन हमको लगता है कि 100-250 गांव में हमारा घर परिवार है, उसमें से हमको लगता है कि 100 घर परिवार का इसी से आश्रित अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्षेत्र में इस बदलाव का बड़ा वाहक बना है। बेकार पड़े इन जलाशयों में केज कल्चर पद्धति से बड़े पैमाने पर मछली पालन की जा रही है। रामगढ़ के जिला मत्स्य पदाधिकारी अरूप कुमार चौधरी ने बताया कि यह प्रयोग अन्य खदानों में भी किया जाएगा। यहाँ के लोग मार्केटिंग भी लाइव फिश का मार्केटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा से कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को डिमांड है कि हमको और माइंस में हमको केज दिया जाए रामगढ़ में, ताकि हम उत्पादन को बढ़ा सके, रोजगार कर सकें और आगे। मछली को लेकर झारखंड की निर्भरता दूसरे राज्यों पर रही है, जिसमें अब थोड़ी कमी आ रही है। इस तरह के अभिनव प्रयोगों से वह दिन दूर नहीं जब नीली क्रांति के बूते झारखंड मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। झारखंड की खादानों से निकलने वाले कोयले से देश और दुनिया तो रोशन हो ही रहे हैं, अब यह खादानें नीली क्रांति को भी गति दे रही हैं। झारखंड का यह अभिनव प्रयोग देश के अन्य खनन क्षेत्रों के लिए नजीर बन सकता है। डीडी न्यूज के लिए करमवीर और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो झारखंड प्रस्तुत कर रहा है पूरे देश के लिए नज़ीर। यहाँ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।